जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ जाइए एक बार शुरू करते हैं आज की जबरदस्त फिजिक्स की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि डेली 12 बजे एसएससी उत्कर्ष पर ही हम उत्कर्ष एसएससी चैनल पर जो है हम शानदार जबरदस्त तरीके से, एकदम तंदुरुस्त तरीके से एनटीपीसी के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आते हैं उन सभी को हम जो है यहां पर डेली 12 बजे फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि ऐप पर जो आपकी एनटीपीसी की बैच है ना, आपका ऐप पर जो आपकी एनटीपीसी की बैच है उसमें लगातार जो है हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग उसके साथ जुड़ के अपने कॉन्सेप्ट को भी और मजबूत कर सकते हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा, किस लेवल का है और किस प्रकार से इनके जो है हमें सॉल्यूशन करने हैं। तो आ जाइए एक बार सभी के सभी एक बार सेशन को जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिए। उनको भी कहिए कि आइए भाई साहब एक बार देखते हैं कि कौन कहते हैं ना कि कौन है सिकंदर, और दूसरा नहीं बोलूंगा, है ना। तो आ जाओ एक बार सभी के सभी फटाफट शेयर करके सेशन को और तंदुरुस्त तरीके से जो है जुड़ जाइएगा। आज क्वेश्चन बड़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं, तो उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे, प्यार से उनके एकदम एक एक सॉल्यूशन को देखते हुए चलेंगे। और हाँ, आज जो है थोड़ा सा एक दिक्कत ये रहेगी आपके साथ कि हम लोग आज कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं पोल वाला जो ये टाइमिंग जो जाता है ना 45 मिनट 50 सेकंड, सॉरी 45 सेकंड 50 सेकंड, ये टाइम जो है आज नहीं दूंगा, मैं आगे सारी क्लासेस में दूंगा, आज नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे उनके सारे डिटेल में आपको क्वेश्चन जो है उनके लेवल अच्छे हैं और उनको डिटेल में आपको बताना है मुझे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन होमवर्क दिया था, याद हो तो एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है जिसको होमवर्क मैंने दिया हुआ था कि ये बताओ जनरेटर जो है वो क्या करता है, बताइएगा। जनरेटर इनमें से क्या करता है? जनरेटर जो है इनमें से क्या करता है? पहला, मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल को थर्मल में। और चौथा, थर्मल को मैकेनिकल में। इनमें से कौन सा कार्य जो है आपका जनरेटर करता है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से विद इन 10 सेकेंड आप लोग बताइए, फिर इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो फटाफट एक बार सभी लोग आंसर दीजिएगा। बहुत सही, होमवर्क क्वेश्चन ये था, तो आप लोग के उसमें आंसर भी बहुत कम बच्चों के ही आए थे, लेकिन हां कुछ बच्चों के उसमें सही आंसर उन्होंने दिया था। तो यहां पर अगर देखोगे तो जनरेटर क्या करता है सर, तो जनरेटर देखते भी है कि हम विद्युत आपूर्ति के लिए, है ना, विद्युत आपूर्ति के लिए जो है जनरेटर का उपयोग करते हैं। जब जो है लाइट जाती है, लाइट जाने का मतलब क्या है कि करंट जब जाती है तो उस करंट की आपूर्ति के लिए हम जो है जनरेटर का उपयोग करते हैं। जनरेटर करता क्या है सर, तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, तो यहां से साफ कहेंगे सर कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलेगा बताओ? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में जैसे अगर मैं बोलूं तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला आपका फैन है, पंखा हो गया, है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और फिर मैकेनिकल में उसे कन्वर्ट करता है। मोटर हो गया सबसे अच्छा तो एग्जांपल मोटर, है ना, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर मैं बात करूं वैद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वैद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में अगर देखोगे तो हीटर क्या करता है, हीटर हुआ, गीजर हुआ, है ना, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस कपड़ा जो आप करते हो जिससे, तो इसको प्रेस कह लो या आयरन कह लो, जो भी है ना। तो ये आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसको जो है
थर्मल एनर्जी में क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं थर्मल को मैकेनिकल में, है ना, थर्मल को मैकेनिकल में, तो यहां से अगर हम देखें कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम आंसर कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बॉयलर तो आपका थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, और काइनेटिक एनर्जी को वो जो है, हाँ यहाँ से हम कह सकते हैं कि बॉयलर क्या कर सकता है, बॉयलर जो है वो थर्मल एनर्जी को क्या करता है, थर्मल एनर्जी को कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी से इससे क्या करेगा, वो कॉइल को घुमाएगा, किसके, तो दोनों मैग्नेट के बीच के टरबाइन में, टरबाइन को घुमाने का काम करता है। यानी इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या, कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ से आपका जिन यहाँ पर देखोगे तो ये तीन भी हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि जनरेटर का काम क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है ये बताओ कौन सा ऐसा उपकरण है जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कौन आधारित है, ये बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कौन आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कौन आधारित है, ये आपको बताना है। फटाफट एक बार आंसर दीजिएगा। 2021 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए आपको, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर सभी लोग देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करने वाला उपकरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन काम करता है सर, बोलिए। तो यहां पर काफी बच्चों के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल हाँ, ये तो सर उपकरण ही है। ये दोनों क्या है, ये तो उपकरण है, ये दोनों क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या बताता है सर, गैल्वेनोमीटर। तो ये करंट के प्रेजेंस को बताता है, क्या, करंट के प्रेजेंस को, यानी हम कह सकते हैं धारा की उपस्थिति को, धारा की उपस्थिति, है ना, धारा की उपस्थिति। अगर मैं बात करूं बल्ब, तो बल्ब आपको जानते ही हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एनर्जी में। क्या, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी आपके वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है भाई साहब, तो ये जो है प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कौन, बल्ब प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब का फिलामेंट जो है ये किससे बना होता है, ये बताओ। तो बल्ब का फिलामेंट की अगर बात करें तो याद रखना ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन, है ना। यानी बल्ब के जो तंतु अंदर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि ये बल्ब है, अब तो ये बल्ब भी गया, एलईडी आ गई, लेकिन पढ़ना तो है ही। तो इनके बीच में ये जो तार लगे होते हैं, ये किसके लगे होते हैं सर, तो यही आपका बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। और ये टंगस्टन का, किसका, टंगस्टम नहीं, टंगस्टन, नहीं तो चिन टपाक डमडम हो जाएगा, है ना। आ जाइए, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो टंगस्टन का। क्यों सर, क्योंकि इसकी सबसे पहले याद रखना, क्योंकि इसकी जो है हाई रेजिस्टिविटी की क्वालिटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता, क्या, उच्च प्रतिरोधकता की गुण होती है, उच्च प्रतिरोधकता। आज मैं इसीलिए पोल नहीं लाया हूं ना, क्योंकि ज्ञान हम लोग इस आज के जो क्वेश्चन हैं बच्चे ऐसे हैं जिनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां से बल्ब फिलामेंट का प्रीवियस ईयर है, रेलवे में 50 बार पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसी 45 सेकंड को बचाकर हम क्वेश्चन के डिटेल में जाएंगे, ठीक है, और उसके और डिटेल में जो है हम देखते हुए चलेंगे, और एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता की गुण होती है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उच्च गलनांक होता है ना, जिसके इसी एक
दो क्वालिटी के कारण जो है टंगस्टन को हम क्या करते हैं, टंगस्टन को हम यूज करते हैं, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है मेटल्स में। यह भी याद रखना है कि मेटल्स में सबसे हाई किसका होता है, टंगस्टन का। लगभग कितना, तो लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो 3300 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो हैं? हम भी जो है पिघलना स्टार्ट कर देते हैं 50-60 पे, है ना। 48 इस बार टेम्परेचर गया था, है ना, 48 गया था ना। कैसे जी, जैसे वो क्या पंचायत सीरीज थी, याद हो तो, उसमें वो बूढ़ी दादी रहती है ना कि सचिव साहब, सचिव जी मन जो है मन ठीक नहीं लग रहा है ना। तो वही वाला हाल हो गया था जब इस बार गर्मी, आपने देखा होगा गर्मी जब 48-49 पहुंच रही थी तो हम भी पिघलना स्टार्ट कर रहे थे, है ना। ये टंगस्टन कितने पिघल रहा है देखो, 3300 डिग्री सेल्सियस। 3300 डिग्री सेल्सियस जो है ये भी पूछता है मेल्टिंग पॉइंट भी, तो ये भी लगभग आपको याद रहना चाहिए। कहीं कहीं किताबों में 3200 कुछ देता है, कहीं कहीं 3300 डिग्री सेल्सियस, आपको एग्जैक्ट याद रखना है 3300 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है सर, एमीटर याद रखना ये जो है मेजर करता है, क्या मेजर करता है सर, करंट को। मेजर, यूज टू मेजर, यूज टू, है ना, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा को मापने में प्रयोग करते हैं, वैद्युत धारा को मापने में प्रयोग करते हैं। क्या सर इससे और क्वेश्चन बन सकता है क्या, बिल्कुल हां मेरे भाई, बिल्कुल हां। क्या इससे और क्वेश्चन बन सकता है, हां बन सकता है। क्या बन सकता है कि ये बताओ एमीटर को सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, बताइए। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई एमीटर के साथ जो है आप एमीटर को जो है सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो याद रखना एमीटर को सर्किट से सीरीज में, कैसा, सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सर्किट से कैसे जोड़ते हैं सर, श्रेणी क्रम में। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात होती तो वोल्ट मीटर की याद रखना कि वोल्ट मीटर को हम लोग जो है पैरेलल यानी समानांतर जो है वोल्ट मीटर को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर ये आपका एमीटर के बारे में हो गया। हां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इस पर बेस्ड कौन है, जनरेटर। जनरेटर करता क्या है तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब उसमें आगे जो है आपके ये सारे जो है डिटेल्स में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया, ठीक है। अब ऐसे ही पूरा आनंद आएगा आपको अगर रेगुलर आप क्लास में रहते हैं तो। आनंद आने का मतलब क्या है सर, डिटेल में जानना, है ना। वो व्यक्ति ज़्यादा, जब ज्ञान ज़्यादा आ जाता है ना अंदर तो अपने आप मज़ा आने लगता है, एक अलग फीलिंग आने लगती है। तो आप लोग जो है साइंस में जो दिक्कत आपको आती है इसलिए आती है क्योंकि अब तरीके से हम लोग जोड़ के चीज़ें नहीं चलते हैं, है ना। और सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ईजी है फिजिक्स, लिटरली बोलूँ तो। जब मुझे समझ में आ गया ना तो आपको तो एकदम ना आ जाएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट आदमी हो, है ना। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में बदलता है कौन, इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है। ये मैंने 12th के प्रैक्टिकल में बनाया था। 12th के प्रैक्टिकल में आप लोग को भी एक एक मिलता था ना इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में बनाने के लिए। जो लोग फिजिक्स से होंगे 12th में, ठीक है, जो लोग फिजिक्स से होंगे 12th में तो उनको जो है एक एक उपकरण प्रैक्टिकल में बनाना पड़ता था, तभी तो 30 नंबर मिलेगा, अन्यथा तो मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जो है याद रखिएगा, उस कंडीशन में हम लोगों ने बनाया था आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करने वाला उपकरण। कौन है सर, सबसे पहले तो याद रखना हमने बनाया था क्या, तो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करता क्या है सर, रेक्टिफायर जो है याद रखना, रेक्टिफायर जो है एसी को किस में कन्वर्ट करता है सर, एसी को डीसी में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। कौन, तो
तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम रेक्टिफायर का है। इसको हम ट्रांसफार्मर से सबसे पहले वोल्टेज को कम करते हैं, फिर इसमें डायोड का प्रयोग करते हैं। इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। आज भी मुझे याद है कि मैं मतलब किस प्रकार से बनाया था। ऊपर से एग्जामिनर, पहले क्या होता है 12th में हम लोग उतना फेस नहीं कर पाते ना एग्जामिनर को, आज सामने आ जाता है तो ऐसे एकदम लगती है कि भाई साहब कितनी अंदर से डर लगता है ना। तो एग्जामिनर पूछा क्या बनाए हो, तो हमने बोला कि सर रेक्टिफायर। क्या करता है ये, तो मैंने बोला सर ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अच्छा चलिए एक्सप्लेन करिए। तो हमने सर्किट में बनाया था, सर्किट में हमने वायर लाया था, जो एक इसमें प्लग लगाया था, जो कि डायरेक्ट हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं। ये यहाँ से स्विच बोर्ड में लगाते हैं, जैसे चार्जर आप लगाते हो, तो यहाँ से एसी करंट जाता है इसमें। और यहाँ पर उपकरण पूरा लगाया था जिसमें ट्रांसफार्मर थे, फिर यहाँ पर डायोड्स थे, और यहाँ पर फिर एलईडी डीसी, जो डीसी से जलने वाली एलईडी होती है ना, वो लगाया था। अगर वो डीसी करंट से जलेगी, अगर एसी मिलेगा तो ये क्या कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना, ऐसा था। तो फिर जो है वो ऐसा करके हमने मतलब एक प्रूफ किया था। तो ये पूरा रेक्टिफायर हमने बनाया था, बहुत ईजी थी इसलिए इसको बनाया था। और यहाँ पर अगर बात करें कंडेंसर क्या करता है, तो यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, इकट्ठा करता है ना, स्टोर करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वैद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा है, ये बताओ। वैद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, बताइएगा। स्टेज फर्स्ट का ही है ना, जल्दी से इसका आंसर दो सभी के सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, तो अभी हमने देखा था एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका सर, एमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको यह भी पता चल गया कि इसमें जो है सीरीज सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं, सर्किट के साथ सर जो है सीरीज में जोड़ते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या करता है सर, वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेजर, है ना, मेजर करता है। अरे मतलब सिंपल कहने का मतलब है विभवांतर। क्या, विभवांतर जो है मापता है, विभवांतर मापता है। क्लियर। बैटरी क्या करता है सर, बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका, तो इसका काम है सर। मीटर क्या है सर, मीटर यूनिट है, आपको पता है, किसका, लेंथ का यूनिट है। लेंथ यानी लंबाई का जो है इकाई है। चलिए, मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन डैश प्रिंसिपल, कह रहा है कि आधुनिक जो आपका वैद्युत जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कि आधुनिक जो आपका जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, बोलिए। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। अभी हमने देखा था जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी जस्ट चंद सेकंड पहले हमने देखा है कि सर जनरेटर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैद्युत धारा, क्या, वैद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। वैद्युत धारा के तापन प्रभाव का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन, पंखे की कार्यशीलता यानी फंक्शनलिटी ऑफ फैन, बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल, इनमें से कौन सा जो है आपको कह रहा है, इनमें से कौन सा बताओ आपका वैद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा। वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, साफ दिख रहा है। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक आयरन पूरा सर पूरा काम ही हीटिंग इफेक्ट का है। बल्ब ये भी लगभग काम ये कर ही देता है। इलेक्ट्रिक केटल ये भी पानी गर्म करने का काम करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों हैं। कौन नहीं है? पंखे की कार्यशीलता। पंखे की कार्यशीलता क्या है सर? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करेगा, यानी यहां पर बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि इनमें से बताओ वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका काम क्या है। तो अभी मैंने जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बताया है, कुछ प्रश्न पहले बताया है। वोल्ट मीटर का कार्य क्या है बताइएगा? वोल्ट मीटर का कार्य, तो वोल्ट मीटर का कार्य आप सभी को पता है, एक ही है। क्या? हम सबका मकसद एक ही है, एनटीपीसी में इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना है ना। अभी कई कमेंट में लिख देंगे चिन टपाक डम डम। आ जाओ, यहां से अगर मैं बोलूं विभवांतर, याद रखिएगा वोल्ट मीटर का कार्य क्या है मेरे भाई? तो वोल्ट मीटर का कार्य जो है विभवांतर को मापना है। किसको मापना है सर? विभवांतर को मापना है। सर्किट के साथ इसे कैसे लगाया जाता है? तो याद रखिएगा सर्किट के साथ, है ना, परिपथ के साथ, जिसे हम परिपथ कहते हैं, तो परिपथ के साथ इसे समानांतर क्रम में, क्या? समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं सिंपल कि सर सर्किट के साथ इसे कैसे लगाते हैं? पैरेलल। क्या? पैरेलल जो है सर्किट के साथ हम इसे लगाते हैं। तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा। चलिए, किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग करते हैं ये बताओ, है ना। इनमें से किसका उपयोग करते हैं? किसके लिए? याद रखना, आवेश की उपस्थिति के पता लगाने के लिए, है ना। आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं बताइए? आवेश की उपस्थिति, वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा शानदार तरीके से, अगर मैं बात करूं आवेश का पता लगाने की, हम जो है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इनमें से गोल्ड लिव इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुना होगा। तो इन सब का प्रयोग क्या? आवेश का पता लगाने के लिए हम लोग जो है करते हैं, कि आवेश के प्रेजेंस के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप का। अगर मैं बात करूं ओम मीटर किसके लिए है सर? तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मापने के लिए। एम्पियर मीटर आपको पता ही है, ठीक है, एम्पियर मीटर पता ही है। मल्टीमीटर जो कि आपके एक साथ जो है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी के लिए प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। कह रहा है ये बताओ पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली की सिद्धांत किस पर आधारित है, किस पर निर्भर करती है? 2016 एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, बताइएगा किस पर डिपेंड करती है? न्यूटन की थ्योरी कौन सी थी भाई? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहां पर कोई भी क्या पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है ना? तो सर नहीं। हुक्स लॉ क्या बोला था? तो हुक ने इलास्टिसिटी में बताया था कि भैया देखो, जो भी आपका प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है, क्या? विकृति के। कहां तक? तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, ठीक है, सीमा के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी विकृति के समानुपाती का। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी भी है, ठीक है। तो ऐसी कई थ्योरीज हैं, लेकिन यहां पर क्या वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड थी? नहीं। तो बचा कौन? फैराडे। तो यहां पर हम साफ कह सकते हैं सर फैराडे इज द राइट आंसर। फैराडे क्या है? सही उत्तर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंटू एनर्जी, सॉरी केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है? अभी मैंने बताया भी है इससे पहले, ऑप्शन में आया था, ऑप्शन में आते ही मैंने बताया था। यही होता है ऑप्शन से पढ़ने का फायदा। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन अगर अच्छे से जान जाए ना, ऑप्शन अगर हम अच्छे से जान जाए, ऑप्शन को अगर हम डिटेल में जान जाए, तो ये जो है आसानी से एकदम जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है हम और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपने टाइम का क्या करना है, यूटिलाइज करना है, क्योंकि क्लासेस ज्यादा लंबा रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्लासेस कम समय में ज्यादा आप तक मैं डिलीवर कर पाऊं, मैं उसी दिन ज्यादा प्रसन्न रहता हूं जिस दिन मैं शाम को जब घर पे बैठे हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ क्या आज मेरा काम कैसा था। क्योंकि यही होता है ना, इंसान जो करता है उसको फिर एक बार अपने आप को जांचना पड़ता है। तो तब हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भले कम समय की क्लास लिए हों, बहुत बड़ी क्लास ना हो, लेकिन हमने जो उसमें डिलीवर किया है, हमने उसमें जो कंटेंट आपको बताया है, हमने जो उसमें आपको पढ़ाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा है, वो ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहा है, वो सिलेक्शन के लिए जो है परिपत्र रहा है। तो उस दिन जो है ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और उसके बाद फिर जब आपका उससे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है सर? उससे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब आपका मैसेज आता है। जब हम अपना कभी मोबाइल खोलें, है ना, तो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ हो, कोई स्टूडेंट जो पहचान का है तो, या फिर कहीं किसी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे मैसेज आया हुआ कि सर मैं आपसे इस बैच में पढ़ा हुआ था, या मैं आपसे यहाँ पढ़ा हुआ था और आज जो है सेलेक्टेड हो, तो उस दिन अद्भुत होता है। और रियल में दो लोग ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक टीचर, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बताता है मेरा स्टूडेंट ये बन गया, मेरा विद्यार्थी ये बन गया, और एक माता पिता। उसके बाद प्यार तो देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इनमें कभी वो नहीं आता कि थोड़ा भी द्वेष या थोड़ा भी ये नहीं रहता कि स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो या हमारा बच्चा सेलेक्ट ना हो, है ना। पेरेंट्स कहते हैं ना, कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो सोचेगा कि ये जो है बेकार हो जाए, या कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो सोचेगा कि स्टूडेंट जो है बेकार हो जाए, भले और थोड़ा बहुत आ सकता है कहीं भी किसी और रिश्ते में। तो ये है। यहां पर देखेंगे तो हमने बताया था बैटरी। बैटरी क्या करता है सर? बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ऑप्टिकल सेल, ये क्या करेगा सर? ये केमिकल को, सॉरी ये लाइट, ऑप्टिकल सेल क्या करता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। लाइट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। विद लाइट को पहले रासायनिक में, रासायनिक से फिर इलेक्ट्रिकल में, तो लाइट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का काम करता है। यहां से मोटर क्या करता है सर? मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को ये क्या करेगा? वैद्युत ऊर्जा को आपको याद रखना है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन? पंखा, है ना, मोटर, पंखा, पंखे में भी मोटर ही लगा है, तो ये सब इलेक्ट्रिक मोटर। कैंडल क्या करता है सर? तो कैंडल, मोम क्या है? रासायनिक। उसको जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां से उसको जला के हीट को हम कह सकते हैं लाइट में कन्वर्ट करना। यानी सबसे पहले केमिकल को किस में कन्वर्ट करेगा? हीट में, और हीट को लाइट में, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण देखोगे तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है? फिर से वही, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो बैटरी, ठीक है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का देखोगे तो बैटरी, ठीक है। चलिए, मानव आंख में मौजूद डैश स्थान, अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होती है। द डैश ओवल स्पॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज बेस्ट फील्ड ऑफ विजन। इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइएगा? इनमें से कौन सा उत्तर होगा? इनमें से कौन सा उत्तर होगा? बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। इसको हम कहते हैं, याद रखना, जहां बेस्ट फील्ड ऑफ विजन कहते हैं, इसको येलो स्पॉट कहते हैं। क्या? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट यानी पीला स्पॉट कह सकते हैं, पीला अंडाकार स्थान होता है जो कि दृष्टि का बेस्ट फील्ड ऑफ विजन, सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस और नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट फोकल लेंस इज कॉल्ड दिस। यानी कह रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर के वस्तुओं का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है आंख की क्या कहलाती है, ये बताओ। तो यानी आपको पता है कि आपके जो नेत्र है ना, आपके नेत्र में अगर देखोगे तो ये आपका नेत्र है, इसमें जो लेंस को पकड़ता है, कौन लेंस को पकड़ता है? एक मांसपेशी होती है जिसका नाम है, जैसे ये लेंस है, इस लेंस को ये पकड़ने वाली मांसपेशी का नाम है सैलरी मसल, है ना, सैलरी मसल, और यानी सैलरी मांसपेशियां। इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट के दूरी के अनुसार, ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस को खींच के पतला कर देगा, ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो लेंस को दबा के मोटा कर देगा, ताकि किसी भी जगह पर अगर अलग अलग फोकस दूरी के ना रखें तो ऑब्जेक्ट इधर लाओगे तो हो सकता है कि इमेज इधर उधर हो। तो इसको इमेज कहां बनाना है? इमेज रेटिना पर ही बनाना है। तो ये लेंस के साइज को क्या करता है? एडजस्ट करता है। और इसी लेंस के साइज को एडजस्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसी लेंस के साइज को एडजस्ट करने की क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना, यानी नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, इस बात को याद रखना। और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आप या जो लोग बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी यही मांसपेशियां, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वृद्ध हो गए शरीर की हर एक मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना क्या कर देती हैं? काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो जैसे जैसे आप बुजुर्ग होंगे, ये मांसपेशियां जो सैलरी मसल्स हैं वो काम करना कम कर देंगी, और काम करना कम कर देंगी तो आपका जो है इमेज सही से रेटिना पर फोकस नहीं होगा और आपको साफ इमेज दिखाई नहीं देगा, भले वो दूर का ऑब्जेक्ट हो या नजदीक का ऑब्जेक्ट हो। तो जो दोष होता है, जो डिफेक्ट होता है, इसके कारण जो डिफेक्ट होता है वो वृद्ध लोगों में होता है, और वो डिफेक्ट का नाम है प्रिस्बायोपिया। क्या? प्रिस्बायोपिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो इसको दूर करने के लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। क्या? बाईफोकल लेंस। इसको हम कहते हैं द्विफोकस लेंस। द्विफोकस मतलब उसमें दो फोकस होते हैं, दो लेंस होते हैं। यस, दो लेंस होते हैं। कैसा? तो सर वो लेंस जो होता है ना द्विफोकस, वहां पर ऊपर में भी लेंस होता है, यहां पर एक अलग से लेंस होता है। तो आप वृद्धों के चश्मे देखोगे ना, जो हमारे बुजुर्गों के चश्मे, बाबा दादा दादी, है ना, काका काकी, जिनका भी देखोगे तो यहां पर एक अलग से लेंस बना होता है, यहां पर एक अलग से लेंस बना होता है, और ऊपर अलग लेंस होता है। ऊपर दूर का देखने के लिए, ठीक है, नीचे नजदीक का खराब है, नजदीक का देखने के लिए। यानी इसमें कौन सा लेंस होता है सर? नीचे होता है कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि नीचे हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष के लिए नीचे वाला। और ऊपर क्या है सर? कॉनकेव। ऊपर कॉनकेव किसके लिए? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए। क्या? तो कॉनकेव यानी अवतल लेंस ऊपर होता है, और नीचे उत्तल लेंस होता है, याद रखना। तो ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसको कहते हैं समंजन क्षमता। इससे आगे कल जो है मैं इससे आगे नेक्स्ट कराने वाला हूं, याद रखना सभी लोग। ये आपको यहां से होमवर्क में आंसर देना है। रेगुलर ये क्लास याद रखिएगा 12 बजे चलती है, तो आप सभी लोग रेगुलर आइए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स आपका जो है इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, भले वो आपके रेलवे का कोई एग्जाम हो, भले वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, भले वो वनडे एग्जाम्स कोई भी हो, स्टेट लेवल के हो, या फिर आपके जो है सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स आ रही है, भले वो टीचिंग में ही क्यों ना हो, उन सब में जो है ये आपको काम करेगा, और इन सब में जो है आपका सही क्वेश्चन सारे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस शानदार से सेशन को यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास खत्म होने के बाद जो
कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।